What's up everyone? Welcome back to the channel, guys. आज हम लोग आ गए हैं on our day 9 of Commerce Pro सीरीज और बस 90 डेज और 91 डेज और आने वाले 90 डेज के अंदर हम लोग पूरा ही सिलेबस अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स खत्म करेंगे, शानदार तरीके से कवर करेंगे। आप लोग जल्दी से आके अटेंडेंस लगा के आओ। आज हम चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स शुरू करने वाले हैं। 2 क्लासेस में बच्चों ये चैप्टर होगा। आज की क्लास बहुत कॉन्सेप्चुअल रहने वाली है, थोड़े बेसिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे और कल की क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे। तो 2 क्लासेस और आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, प्रॉपर प्लेलिस्ट देखते चलना, कंप्लीट करते चलना और सारे चैप्टर बढ़िया तरीके से तैयार करते चलना। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और चीज़ों को समाप्त करते हैं। लेट्स बिगिन। सर ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं, इसका मतलब क्या है? देखो बच्चों, प्रिंसिपल्स वर्ड का क्या मतलब होता है? सर्टेन रूल्स, सर्टेन गाइडलाइंस जो हमें हेल्प करती हैं डिसीजन मेकिंग में, जो हमें हेल्प करती हैं किसी भी काम को करने में, जो हमें हेल्प करती हैं चीज़ों को समझने में और आसानी से करने में। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का भी वही काम है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स धीरे धीरे स्टडी करके, एनालिसिस करके, ऑब्जर्वेशन करके, बहुत स्टडी के बाद बनाई गई हैं, जिसकी मदद से जो रूल्स और रेगुलेशंस आए उसके आधार पे हम सारे के सारे अकाउंट्स बना देते हैं। आपने जितने भी अकाउंटिंग इक्वेशंस पढ़ी या आप लोग जितने भी चैप्टर्स आगे पढ़ने वाले हो, वो सब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे ही बेस्ड होंगे। तो सर ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? देखो, तो हम क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैव बीन जनरली एक्सेप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इनको एक्सेप्ट किया जाता है एज जनरल गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। दीज प्रिंसिपल्स हैव बीन डेवलप्ड, कैसे डेवलप हुई हैं? ओवर अ कोर्स ऑफ पीरियड फ्रॉम यूज करके, रीजन, एक्सपीरियंसेस के साथ, उसके साथ साथ लोगों के स्टेटमेंट्स, प्रोफेशनल बॉडीज़ के स्टेटमेंट्स, गवर्नमेंट एजेंसीज के स्टेटमेंट्स, और इनको यूजुअली क्या बोला जाता है? GAAP, द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड क्यों? क्योंकि थोड़ा थोड़ा अपने कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, चेंज होते हैं, बट जनरली ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इसी तरीके से एक्सेप्ट करी जाती हैं। इसीलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बोला जाता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, इसके बाद क्या क्या फीचर्स होते हैं बच्चों इन प्रिंसिपल्स के? सबसे पहला फीचर, दीज आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स का क्या मतलब है कि ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये कुछ यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स हैं जो वर्ल्ड वाइड सिमिलर ही हमें देखने को मिलती हैं। अकाउंटिंग हमें इसी तरीके से देखने को मिलती है और इन रूल्स को हमें एज इट इज़ फॉलो करना है, चाहे हम 11th की अकाउंटिंग कर रहे हैं, 12th की अकाउंटिंग कर रहे हैं, या कहीं तक की भी अकाउंटिंग आप करोगे, रूल्स सेम रहेंगे। तो दीज आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। दीज आर मैन मेड, लोगों ने बनाए हैं अपने ऑब्जर्वेशन से, अपनी प्रैक्टिस से, अपने एक्सपीरियंसेस से। दीज आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि टाइम के साथ, देखो, बिजनेस करने का तरीका बदलता है, टाइम के साथ नई टेक्नोलॉजी आती है, ह्यूमन बिहेवियर इवॉल्व होता है, चीज़ें बदलती हैं, तो ये भी फ्लेक्सिबल इनफ है कि इनको भी हम समय के अनुसार चेंज कर सकते हैं, एज इट इज़ नहीं रहेंगी। तो क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड बट फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब दीज आर बाउंड टू चेंज विद पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। जनरली एक्सेप्टेड का मतलब है कि ये गाइडलाइंस हैं, बेस हैं, बहुत सारी अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। तो कहीं पे भी अगर अकाउंटेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे अटक जाए तो वो इन प्रिंसिपल्स की मदद से चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के। इतना पढ़ने के बाद आई एम होपफुल कि आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब समझ में आया होगा, बेसिक फीचर्स, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आए होंगी। अब हमारे पास आगे होता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो कैसी होनी चाहिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का क्या पर्पस रहना चाहिए। तो हम बोलेंगे, देखो, एक तो रिलेवेंस होनी चाहिए। रिलेवेंस का मतलब कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिलेवेंट हो, इंपॉर्टेंट हो, यूजफुल टू द ऑनर हो। जितने भी लोग हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अगर यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनके लिए रेलेवेंट हो, कुछ भी इररिलेवेंट चीजें इसके अंदर ना हो। दूसरा, प्रिंसिपल शुड बी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है बेटा फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस। इसके अंदर किसी भी तरीके की बायसनेस, मैनिपुलेशंस,
चांसेस ऑफ फ्रॉड्स, कुछ इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, किसी तरीके का कोई फ्रॉड मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। तो रिलेवेंट होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, फिजिबिलिटी होनी चाहिए। फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? फिजिबिलिटी का मतलब कि हम बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के इजीली उसको अप्लाई कर पाए। तो प्रिंसिपल्स इस तरीके से डिफाइंड है कि हम इनको आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई बहुत डिफिकल्टी इनको अप्लाई करने में नहीं आएगी। ठीक है जी। अब आ रहे हैं कितने प्रकार के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में हम दो तरीके की चीज़ें पढ़ने वाले हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या एजम्पशंस और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब मैं थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करूंगा कि है क्या ये। तो देखो जो कॉन्सेप्ट्स और एजम्पशंस हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग एजम्पशंस, ये बेटा फंडामेंटली हमें देखने को मिलते ही हैं अकाउंट्स में। मतलब कि ये डेवलप हुए हैं एक्सपीरियंसेस के साथ, यूजेज के साथ, प्रोफेशनल बॉडीज के एक्सपीरियंस नॉलेज के साथ। तो धीरे धीरे डेवलप हुए हैं, तो ये आपको एज इट इज देखने ही है। लेकिन जो कन्वेंशंस हैं, कन्वेंशंस बेटा कस्टम्स पे बेस हैं, बिलीव्स पे बेस हैं। कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग इसको नहीं मानते, यानी लीगल एक्सेप्टेबिलिटी इनके अंदर कम है। ये लीगल एक्सेप्टेबिलिटी इनके अंदर भरपूर मात्रा में है, यानी ये तो फॉलो होंगे ही होंगे। ये कैसे फॉलो होंगे? ये अलग अलग कस्टम्स पे, अलग अलग ट्रेडिशंस पे, अलग अलग बिलीव्स पे बेस्ड है। अब जैसे इसके अंदर एक कन्वेंशन होता है फुल डिस्क्लोजर, सब कुछ फुल्ली डिस्क्लोज करो, तो कुछ लोग मानते हैं कि फुल डिस्क्लोजर करो। वहीं पे एक कन्वेंशन होता है मटेरियलिटी, सिर्फ उतना लिखो जितना इंपॉर्टेंट है। तो देखो कुछ लोगों का मानना है कि फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, कुछ लोगों का मानना है कि बस उतना होना चाहिए जितना इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग मान्यताएं हो गई ना। तो ये मान्यताओं पे बेस्ड है, ना कि लीगल एप्लीकेशंस पे। ये लीगल एप्लीकेशंस पे बेस्ड है जो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या कन्वेंशंस ही, कॉन्सेप्ट्स और assumptions ही पढ़ेंगे। In order to make accounting language convey the same meaning to all the people and to make it more meaningful, most of the accounting have agreed on number of concepts which are usually followed for preparing the financial statements. हम ये चाहते हैं कि अकाउंट्स वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हो, वर्ल्ड वाइड सेम हो। ऐसा ना हो कि अगर हम कहीं किसी और देश में जाएं तो वहाँ हमारे रूल समझ में ही ना आए। तो वर्ल्ड में जितने भी अकाउंटेंट्स हैं सब ने कुछ सर्टेन रूल्स को एक्सेप्ट किया है, वर्ल्ड वाइड अपनाया है। वही प्रिंसिपल्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या आ जाता है बच्चों? तीन हमारे पास सबसे पहले बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं, तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1 के थ्रू हैं, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने दिए हैं, और हम इनको फॉलो करके ही चलते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी बिजनेस हो, वो कोई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करे या ना करे, ये जरूर फॉलो कर रहा होगा। ये तीन कौन से होते हैं आज हम इन्हीं पे चर्चा करेंगे, अदर हम कल की क्लास में करेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। कौन से तीन है? सबसे पहला है बेटा गोइंग कंसर्न, दूसरा कंसिस्टेंसी, तीसरा एक्रूअल कॉन्सेप्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। सर ये गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? देखो गोइंग कंसर्न का मतलब है कि लोग आते जाते रहेंगे बट बिजनेस में गो ऑन फॉरएवर, बिजनेस नहीं रुकेगा। अब देखो हम बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक स्टेटमेंट्स चेक करके 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का भी लोन दे देता है। हम उधार में सामान खरीदते हैं तो हमारा क्रेडिटर उधार में सामान भी दे देता है। बिजनेस की कोई गारंटी है क्या कल होगा या नहीं होगा? बैंक लोन दे रहा है 20 साल का, क्रेडिटर उधार दे रहा है 1 साल का, तो क्या कोई गारंटी है बिजनेस सरवाइव करेगा? कोई सर्टिफिकेट है कि भैया इतना जीवन चलेगा बिजनेस का? ऐसा तो कुछ नहीं है, बंद होने को कल बंद हो जाए। तो हमारा ये एक एजम्पशन होता है, फंडामेंटल एजम्पशन होता है कि बिजनेस लंबे समय तक चलता ही रहेगा, बिजनेस जल्दी से बंद नहीं होगा। इसी को बोलते हैं हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इट इज ऑन दिस कॉन्सेप्ट दैट वी रिकॉर्ड फिक्स्ड एसेट्स एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट, और फिर हम उन पे डेप्रिसिएशन लगाते रहते हैं। बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न, फुल कॉस्ट ऑफ द मशीन वुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। जब हमारे पास एक मशीन हमने खरीदी, 1 लाख की मशीन खरीदी, और हमें ऐसा लग रहा है कि 5 साल तो चली जाएगी, तो 20-20 हज़ार रुपए का हम खर्चा मानते हैं हर साल। बिजनेस भी तो चलना चाहिए 5 साल। तो ये जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, ये बोलता है एज पर दिस कॉन्सेप्ट कुछ भी हो, लोग आएंगे जाएंगे लेकिन बिजनेस में गो ऑन फॉरएवर, बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है बेटा। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? चलो सर,
इसके बाद हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये हेडिंग को प्लीज इग्नोर करना, पता नहीं कौन से लैंग्वेज में हेडिंग आ गई है यहाँ पे पीपीटी पे इसको प्लीज इग्नोर करना, ये कुछ नहीं है। ये कौन सा प्रिंसिपल है बच्चों, कंसिस्टेंसी, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोलता है यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट ऑन अप्लाइंग द वेरियस मेथड्स, यानी कि जैसे हम डेप्रिसिएशन यूज करेंगे तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बच्चों अलग अलग मेथड्स हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके दिए हुए हैं, हर मेथड से अलग अलग डेप्रिसिएशन आता है। अब इस साल मैंने अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा, अगले साल मैंने अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा, तो मेरी बुक्स में 2 साल के खर्चे अलग अलग हो गए, इस साल अलग अगले साल अलग, ये तो गलत बात हो गई ना। मैं दोनों को कंपेयर कैसे करूंगा, मेथड सेम होगा तभी तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा कि खर्चा बढ़ रहा है या घट रहा है। तो डेप्रिसिएशन का मेथड हो गया, स्टॉक को कैलकुलेट करने का मेथड हो गया, जैसे स्टॉक को वैल्यूएशन करते हैं ना तो उसके भी अलग अलग मेथड्स होते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे मेथड्स हमारे अकाउंट्स में अवेलेबल है। तो हमें क्या करना है, हर साल सेम मेथड्स ही फॉलो करने हैं, हमें अपने मेथड्स चेंज नहीं करने हैं। ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर आपको अपने अकाउंट्स की, अपनी बिजनेस की ट्रू पिक्चर देखनी है, एक्चुअल पिक्चर देखनी है, तो यू शुड फॉलो सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस, बार बार रूल्स को बदलना नहीं है, बार बार मेथड्स को चेंज नहीं करना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर, एक साल से दूसरे में ये कंसिस्टेंसी के साथ चलने चाहिए। इफ अ फर्म अडॉप्ट्स डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन 2 अकाउंटिंग पीरियड्स, अगर अलग अलग यूज करेंगे, प्रॉफिट्स ऑफ करंट ईयर विल नॉट बी कंपेरेबल विद द प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। हम प्रॉफिट्स को कंपेयर ही नहीं कर सकते यार, 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स दोनों अलग अलग मेथड से बनी है, तो कैसे कंपेयर करोगे। सेम मेथड से बनाओगे तभी तो बोलोगे कि ग्रोथ हुई या डाउनफॉल हुआ, क्या हुआ। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमें कंसिस्टेंसी फॉलो करना चाहिए, जो मेथड्स हम यूज कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट रहने चाहिए ईयर टू ईयर, समझे। तो गोइंग कंसर्न क्लियर हो गया, कंसिस्टेंसी क्लियर हो गया। तीसरा कौन सा आता है बच्चों, एक्रूअल। सर व्हाट इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट। देखो बेटा, हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना वो 2 तरीके से बन सकती हैं, कैश बेसिस पे और एक्रूअल बेसिस पे। कैश बेसिस ये बोलता है कि सर जब आपके पास कैश आएगा या जब आपके पास से कैश जाएगा, आप उस टाइम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया करो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आपके मार्च के कोई पैसे देने हैं, मैंने आपको मई में दिए, तो कैश बेसिस बोलता है मई में लिखो। आपने मेरे कोई पैसे देने हैं पिछले साल के और आपने इस साल दिए, कैश बेसिस बोलता है इस साल लिखो, पिछले साल से कोई मतलब नहीं। कैश बेसिस के अनुसार ट्रांजैक्शन तब रिकॉर्ड होनी चाहिए जब पैसा आया या पैसा गया। एक्रूअल बोलता है ये गलत हो गया। एक्रूअल बोलता है सपोज पिछले 3 साल के पैसे हैं और इस साल आपके पास आए, आपने सारे इस साल लिख दिए, तो फिर तो इस साल आपकी स्टेटमेंट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड दिखाई देंगी। आपकी स्टेटमेंट में बिना बात पैसा बढ़ा हुआ दिखाई देगा, जबकि वो इस साल का पैसा है भी नहीं। अगर पिछले 3 साल का पैसा है तो हमें पिछले 3 साल में लिख देना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता कि मिला है या नहीं मिला है। अगर मेरा मार्च का बिजली का बिल है और मैं उसको मई में पे कर रहा हूं, तो मैं उसे मार्च में ही लिखूं, पे चाहे मैंने मई में किया हो। खर्चा कब लिखना चाहिए, मार्च में ही लिखना चाहिए, क्योंकि वो बिल मार्च का था। ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अनुसार बच्चों, कोई भी खर्चा हो, जिस दिन वो खर्चा हुआ है उस दिन उस खर्चे को लिखना है। कैश गया कब, कैश आया कब, इससे फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली अगर मेरी सैलरी मार्च की है और मुझे अप्रैल में मिली, तो मैं मार्च में ही लिखूं, अप्रैल में नहीं। क्यों? क्योंकि अगर अप्रैल में लिखूंगा तो अप्रैल की बिना बात की इनकम बढ़ जाएगी, जबकि इनकम वो मार्च की है। वो अलग बात है कि कैश अप्रैल में मिला, लेकिन है तो मार्च की ना। तो जिस मंथ का एक्सपेंस है या जिस मंथ की इनकम है, आप उसी मंथ में लिखो। इट इज इमैटेरियल कि भैया कब मिल रहा है, समझे। और ये कॉन्सेप्ट तब भी अप्लाई होता है जब उधार की ट्रांजैक्शंस होती है। जैसे आज मैंने उधार पे कोई माल बेचा, कैश बेसिस आज उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेगा। कैश बेसिस तो ये बोलेगा तब रिकॉर्ड करो जब पैसा आएगा, लेकिन सेल तो आज हुई है ना, तो मुझे आज लिखना चाहिए ना। ये एक्रूअल बेसिस बोलता है। सिमिलरली मैंने कोई सामान खरीदा उधार पे आज, तो कैश बेसिस बोलेगा लिखने की जरूरत ही नहीं है, पैसा तो गया ही नहीं। एक्रूअल बोलता है नहीं, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। आज अगर कोई चीज खरीदी है तो आज लिखो ना यार, उधार में खरीदी है कोई बात नहीं, आज की डेट पे लिखो। ये है एक्रूअल कॉन्सेप्ट।
ठीक है, तो रेवेन्यू में भी चलता है, एक्सपेंसेस में भी चलता है। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा? जिस डेट पे सर्विसेज या गुड्स आपने सेल करे हैं। एक्सपेंस कब रिकॉर्ड होगा? जब वो ड्यू हुआ है, फर्क नहीं पड़ता कैश गया है या नहीं गया है। ठीक है, तो ये 3 बच्चों हमारे पास बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस होती हैं। कौन कौन सी? गोइंग कंसर्न, एक्रूअल और कंसिस्टेंसी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो कि हम कल की क्लास में कवर करेंगे। ये कुछ अदर कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको हम कल की क्लास में कवर करेंगे और चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आज आपको जो भी बुक फॉलो करते हो, खोलो, प्रिंसिपल्स का मीनिंग मार्क करो, फीचर्स मार्क करो, शुरू में कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस को एक बार गो थ्रू कर लो, एंड बेसिक फंडामेंटल अजम्पशंस जो मैंने आपको बताए, गोइंग कंसर्न, एक्रूअल, कंसिस्टेंसी, उनको एक बार गो थ्रू करो और चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में बेटा जी हम लोग इस चैप्टर को भी खत्म कर देंगे और हमारा चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और अकाउंटिंग इक्वेशन समाप्त हो जाएगा। Alright, thank you so very much everyone for joining in. I'm gonna see you all tomorrow. Till then, take care, keep growing and keep glowing.